नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत की तरफ से उड़ीसा तट से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 2 इंटरसेप्टर मिसाइल में से AD-1 मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया था। इससे पहले भी भारत की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 1 को ऑपरेशनल करना शुरू किया जा चुका है और न्यू दिल्ली और मुंबई जैसे सिटी को अभी सेफ रखने के लिए इनको कवर करने की कोशिश किया जा रहा है। अब फेज 1 के बाद फेज 2 की डेवलपमेंट को भी DRDO की तरफ से पहले के मुकाबले काफ़ी तेजी के साथ डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। मतलब 2 साल पहले जब फेज 1 को ऑपरेशनल करने की बात की गई थी, तो अभी इसकी फेज 2 के अंदर भी एक मिसाइल की टेस्टिंग किया जा चुका है और साथ ही इसके तुरंत बाद ही DRDO की तरफ से अभी ये बताया जा रहा है कि जल्द ही भारत की तरफ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 2 के अंदर डेवलप किया जा रहा है दूसरी मिसाइल यानी कि AD-2 मिसाइल को भी टेस्ट किया जाएगा। इस मिसाइल की रेंज करीब 3000 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, जो कि किसी भी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है और खास करके इसको लॉन्ग रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल को और MIRV कैपेबल मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी DRDO की तरफ से पहली AD-2 मिसाइल की फैब्रिकेशन वर्क को शुरू किया जा रहा है, जिसकी टेस्टिंग को 2023 की एंड तक करने की बात किया जा रहा है और अभी 2025 तक DRDO अपनी लॉन्ग रेंज रडार्स और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल दोनों को तैयार करना चाहता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि रडार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करने वाला है, क्योंकि इनिशियल काम इन्हीं का ही होने वाला है जो कि दुश्मन की तरफ से फायर किए जाने वाले किसी भी मिसाइल को पहले डिटेक्ट और ट्रैक करने के बाद ही उसके बाद जाके हम अप्रोप्रिएट इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च कर पाएंगे। और DRDO के मुताबिक आगे चल के भारत को एक कंप्लीट शील्ड को प्रोवाइड करने में कामयाब होने वाला है। अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ से। पिछले कुछ सालों में हमारी डिफेंस सेक्टर काफ़ी हद तक डेवलप हुआ है और अभी हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑफर करने के लिए अभी हमारे पास डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिनको भारत एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व हैं। अब खास करके ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम या लॉटरिंग मुनिशंस के सेगमेंट में भारत में कई तरह के स्टार्टअप कंपनी सामने आ चुके हैं जिनकी प्रोडक्ट्स को अभी आर्मी को ऑफर किया जा रहा है और उसमें से कुछ को आर्मी की तरफ से टेस्टिंग करने के बाद अपने सर्विस में भी शामिल किया जा रहा है और आगे चल के किया भी जा सकता है। ऐसे में अभी हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी और उनकी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए या पुश करने के लिए हमारी ट्राई सर्विस की तरफ से स्पेशल प्रपोजल को इशू किया जा रहा है। अब आमतौर पर कोई भी देश जब कोई डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है तो सबसे पहले वो देश ये देखने की कोशिश करता है कि सिस्टम कितना अच्छा है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि क्या ये बैटल प्रूवन सिस्टम है या फिर इसको किसी देश की बड़े मिलिट्री के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है फिर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो देश इसको खरीदना चाहता है वो खुद भी इसको टेस्ट कर सकता है और अपने हिसाब से इसकी टेस्टिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज को थोड़ा आसान करने के लिए हमारी ट्राई सर्विस की तरफ से लोकल डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट क्लियरेंस देने का फैसला किया जा रहा है। अब इसमें होता क्या है कि मान लो इंडियन आर्मी की तरफ से ड्रोन्स को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया और इसमें 10 इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से आर्मी अंत में सिर्फ एक ही कंपनी की प्रोडक्ट को सिलेक्ट करती है और इसके लिए कई राउंड की टेक्निकल ट्रायल्स को किया जाएगा और फिर फाइनेंशियल नेगोशिएशन भी किया जाएगा और अंत में किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि 10 में से बाकी 9 कंपनी जिनकी प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं किया गया वो खराब प्रोडक्ट है। इस वजह से अभी आर्मी की तरफ से हमारी ट्राई सर्विस की तरफ से अभी ये फैसला किया जा रहा है कि जिन भी वेपन्स को वो लोग टेस्ट करेंगे उसमें से भले ही कुछ को सिलेक्ट किया जाए या फिर सिलेक्ट ना किया जाए, पर जितने भी वेपन्स या ड्रोन्स को या कोई भी सिस्टम आर्मी की टेक्निकल राउंड में क्लियर हुआ होगा तो उन सभी को आर्मी की तरफ से अपने तरफ से एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा, जिससे जो भी देश उनको खरीदना चाहेगा उनको एक तसल्ली मिलेगी कि इनको इंडियन आर्मी की तरफ से टेस्ट किया जा चुका है और ये इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी की टेक्निकल पैरामीटर को क्लियर कर चुके हैं। तो ऐसे में उस प्रोडक्ट के ऊपर खरीदने वाले की एक पॉजिटिव नजरिया रहेगा और इससे हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर एक पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। अगला अपडेट स्पेस से जुड़ा हुआ है और जब भी हम स्पेस के बारे में बात करते हैं तो आप सबके मन में इसरो का ख्याल आता होगा, क्योंकि आज तक ये भारत का इकलौता स्पेस एजेंसी रहा है और काफी सफल भी रहा है। और अगर इसे नासा के साथ कंपेयर करें तो उसके मुकाबले काफी कम बजट होते हुए भी इसरो अपनी तरफ से काफी अच्छी तरक्की कर रहा है।
और कई फॉरेन कंट्री अपने सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करने के लिए इसरो के पास आते हैं, क्योंकि इसरो भी बाकी किसी भी स्पेस एजेंसी के मुकाबले काफी कम कीमत पर सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। लेकिन अभी इसरो भारत का इकलौता स्पेस एजेंसी नहीं रहा है, क्योंकि अभी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी सामने आ चुकी है जिसका नाम स्काईरूट एरोस्पेस है और उनकी तरफ से अपनी पहली रॉकेट को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में पहले से ही कई बार खबर सामने आ चुकी थी कि 2022 में स्काईरूट एरोस्पेस की तरफ से अपनी पहली रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट का नाम विक्रम एस रखा गया था और इसे आज श्रीहरिकोटा से सफलता के साथ लॉन्च किया जा चुका है। और मजे की बात तो ये कि उनकी इस पहली रॉकेट लॉन्च के दौरान भी स्काईरूट एरोस्पेस को अपना पहला कस्टमर मिल चुका था, जो कि एक अर्मेनियन कंपनी, और उनकी तरफ से भी फ्यूचर में भी स्काईरूट एरोस्पेस की मदद से अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का प्लान किया जा चुका है, जो कि एजुकेशनल सैटेलाइट्स होने वाले हैं। इसके अलावा एन स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया नाम की एक और कंपनी है जो कि स्काईरूट एरोस्पेस की तीसरा कस्टमर बनने वाला है। इस बात को लेकर अभी आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी स्काईरूट एरोस्पेस को काफी बधाई दी गई थी और ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि इस कंपनी को फॉर्म किए गए अभी 4 से 4.5 साल ही कंप्लीट हुए हैं और इतने में इस कंपनी की तरफ से अपनी पहली रॉकेट को लॉन्च किया जा चुका है और इसी के साथ ही ओवरऑल भारत का दूसरा स्पेस एजेंसी और पहला प्राइवेट सेक्टर स्पेस एजेंसी कहलाने वाला है। अपडेट फाइटर जेट्स को लेकर अभी हम रडार वार्निंग रिसीवर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये वो सिस्टम्स होते हैं जो पायलट्स को ये बताता है कि उसे कोई रडार डिटेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, यानी कि जिस एयरक्राफ्ट में हम मौजूद होते हैं उसे अभी कोई रडार डिटेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इससे पायलट को पता चलता है। अभी हमारे पास जो रशियन ऑरिजिन या कोई भी एयरक्राफ्ट मौजूद है उन सभी में एनालॉग और डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर का इस्तेमाल किया जा रहा है और वक्त के साथ साथ इनको अपग्रेड करने की भी जरूरत पड़ती है, जो कि ये भी दिखा सकता है कि हमें जिस रडार के द्वारा डिटेक्ट या ट्रैक किया जा रहा है वो किस तरीके का रडार है। क्या वो फाइटर जेट का रडार है, क्या कोई एवेक्स का रडार है या फिर कोई लैंड बेस्ड रडार सिस्टम है। यहाँ तक कि वर्तमान की मॉडर्न रडार वार्निंग रिसीवर स्पेसिफिक फाइटर जेट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही लैंड बेस्ड रडार सिस्टम को भी लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज की कैटेगरी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे एक सिस्टम को अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया, जिनको अभी मास प्रोड्यूस करने के लिए वीएल के साथ इसकी टेक्नोलॉजी को शेयर करने की बात सामने आई है। इसके लिए अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सेंटर के बीच एक एमओयू को भी साइन किया जा चुका है। वीएल की तरफ से बताया गया कि सिस्टम मॉडर्न डे वॉरफेयर के हिसाब से डेवलप किए गए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे सिचुएशन में भी और डेंस एरियल एंगेजमेंट के दौरान भी एक्यूरेट डाटा को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे पायलट को अपने चारों तरफ हो रही सभी एक्टिविटी या दुश्मन की पोजीशन के बारे में एक प्रॉपर आइडिया रहने वाला है, जो कि मॉडर्न डे वॉरफेयर में काफ़ी मायने रखता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।